हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो भैया बहुत डिमांड में हमारी एक सीरीज चल रही है और भाई सच में डिमांड होनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये आपको बोर्ड में टॉपर बना देगी। मार्क बूस्टर प्रो आज हम लोग करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। सारी तरह के क्वेश्चन कवर करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने 40-50 क्वेश्चन कवर कराए हैं। 40-50 क्वेश्चंस आपको और प्रैक्टिस करने हैं, जो कि आप भारत सर की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी भारत सर की बुक आप सबको पता होगा, ये है सीबीएसई एक्सलेंस 95+। ठीक है, ये वाली बुक है, सॉरी नीचे की तरफ रखी थी, ये वाली बुक है भाई। और इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस पे सीबीएसई और एनसीईआरटी लिखा हुआ है वो सारे अच्छे से कर लेना आप लोग। ठीक है, और एमसीक्यूज भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बच्चे बोलते रहते हैं ना किन किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इनसे अलग 50 क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेना। और अगर आपका ये है कि सर बुक तो हमने ले ली है, अब एंडिंग टाइम में क्या करें? अब एंडिंग टाइम में आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, 4 to 5 तो हर एक सब्जेक्ट के। और यहाँ पर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी आएंगे, ओसवाल बुक्स की तरफ से कंबाइंड सैम्पल पेपर आते हैं, पीसीएम के, पीसीबी के। ठीक है, 500-600 के हैं वो। तो इसमें सारे सब्जेक्ट आपको कवर हो जाएंगे, प्लस में इंग्लिश भी, फिजिकल एजुकेशन भी, सारे के सारे हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर प्राइस बढ़ता रहता है, तो डिस्काउंटेड प्राइस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और इस वीडियो को थोड़ा जल्दी कवर करने के लिए ना क्वेश्चन आंसर साथ में है, मैंने उनको एक्सप्लेन किया है, न्यूमेरिकल्स को मैक्सिमम जगह पर सोल्व किया है। बट ये मत समझना कि सर को आता नहीं था, तो वो क्वेश्चन आंसर साथ में रखे हैं, सो दैट कि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो डी एंड एफ ब्लॉग की आएगी जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक्स हो जाते हैं। तो लाइक टारगेट भूलना नहीं, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर देनी है। स्टार्ट करते हैं केमिकल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 4 मेथड्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का यूज किया गया है, जो कि क्लास 11th का चैप्टर था। तो वहां पर क्या होता है भाई, क्या बताया गया था? एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसकी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ाई जा सकती है? आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बढ़ा दो, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कम कर दो। इस तरह से आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ा सकते हो। तीसरा, रिएक्शन में कैटलिस्ट का यूज कर दो, कैटलिस्ट रिएक्शन को सही कर देता है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब क्या है? उसके लिए आपको देखना पड़ेगा रिएक्शन एक्जोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। अगर एक्जोथर्मिक है तो उसको कम टेम्परेचर पे कराया जाता है, और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसको हाईयर टेम्परेचर पे कराया जाता है। यहाँ पर ली चैटलियर प्रिंसिपल की बातें हो रही हैं। आई होप आपको आता नहीं आता तो सर्च कर लेना, ली चैटलियर प्रिंसिपल बाय भारत पंचाल, उसमें सारी बातें बहुत डिटेल में है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन ऐसा यूनिट? क्या होती है भाई रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है बेटा मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड? ये देखो भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आपने सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट घटा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगी। यही लिखा गया है, व्हेन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, व्हेन सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो रिड्यूस, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आपने टेम्परेचर घटा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगी। सॉरी, टेम्परेचर बढ़ाना है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। अगला, कैटलिस्ट इज एडेड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, कैटलिस्ट रिवर्सिबिलिटी को या फिर किसी इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, बस वो रिएक्शन को फास्टर कर देता है ना। द इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड अर्लियर, देयर विल बी नो चेंज इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट या इक्विलिब्रियम स्टेट। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो सकती है रेट ऑफ रिएक्शन की? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक गिवन टाइम के अंदर कितना चेंज आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ये लिखा गया है चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपन में टाइम टेकन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर। इसके अलावा आप लोग 3 फैक्टर कमेंट सेक्शन में बताना जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अगला है, गिवन बिलो इज अ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम फॉर अ रिएक्शन। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, बेस्ड ऑन द ग्राफ अबव ड्रॉ अ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। बेटा आपको एक ग्राफ देख के आपको पता चल जाना चाहिए कि यार किस ऑर्डर का ग्राफ है। ये 3-4 ग्राफ है, इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ जो होता है वो उसकी जो रेट होती है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होते हैं। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन? क्या ऑर्डर है भाई? जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर क्यों है सर? क्योंकि जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
कुछ भी रहे, बढ़ रही है घट रही है, रेट तो जो है वो फिक्स है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन द अबव रिएक्शन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज स्लो, राइट द रेट बताओ भाई, राइट द रेट लो। इसमें जो पहला स्टेप है ना वो हमारे पास है स्लो स्टेप, इधर ये लिखना भूल गए हैं, वैसे इन्होंने बोला है इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो स्लो है और अगला स्टेप फास्ट है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट किस पे डिपेंड करती है, उन स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहा जाता है। तो जो रिएक्टेंट स्लो वाले स्टेप में होंगे वही रेट को डिटरमाइन करेंगे। तो रेट क्या हो जाएगा, के H2O2 और इधर क्या आ जाएगा, I नेगेटिव। अगला है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड इज डबल्ड। पेरोक्साइड का मतलब क्या है, ये है ना, पेरोक्साइड की कंसंट्रेशन को आप डबल कर दोगे तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सर डबल क्यों होगी, क्योंकि H2O2 के रिस्पेक्ट में H2O2 की पावर 1 है। तो अगर इसको डबल करोगे, इसकी कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल। यही लिखा गया है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड इज डबल द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल्स। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे डबल हो जाएगी भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X टू Y फॉलोज। सर क्या कर रहे हो, मैंने ना तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल्स की वीडियो पहले ही बना ली है, उस न्यूमेरिकल की वीडियो को ना अपलोड कर दे रहा हूँ मैं। एडिटिंग टू शॉर्ट। X to Y follows second order kinetics. If concentration of X increase to 3 times, how will the rate, how will it affect the rate of formation of Y? क्वेश्चन को समझो ध्यान से। X to Y किसको फॉलो कर रही है, सेकंड ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। रेट इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, के और एक्स की सेकंड ऑर्डर है ना। अब ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर दी, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा, न्यू रेट इज इक्वल टू के, इधर ये 3x की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 9 के और इधर x की पावर 2। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद एन एग्जांपल। शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती हैं, दो रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। शूडो का मतलब क्या होता है, नकली, धोखा, कलंक, है ना। जैसे तुम लोग दे रहे हो खुद को धोखा कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, अब एंडिंग टाइम पे तो पढ़ लो यार। शूडो का मतलब क्या होता है, नकली। वो दो रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी 2 होती है बट ऑर्डर 1 होता है। इन रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट बहुत कम अमाउंट में होता है, एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में डिपेंड करती है उस रिएक्टेंट पे जो कम अमाउंट में है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि कंसंट्रेशन उसी की चेंज होगी ना, जो ज्यादा है उसकी तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी रिएक्शन के अंदर। तो यही लिखा गया है। रिएक्शन वैसे डिफाइन मैंने कर दिया, वही डेफिनेशन लिखनी है। अ रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड इट्स कंसंट्रेशन डजंट गेट अल्टर्ड, तो ये चीज़ नहीं होगी, है ना। तो जैसे कि ये C12H22O11 है, ये इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज या हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये चीनी है, चीनी में पानी मिला दिया। यहाँ पर पानी लार्ज अमाउंट में है और ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट में है। यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है। तो अगर मैं इसका रेट लिखना चाहूँ तो रेट के किस पे डिपेंड करेगा, जो स्मॉल अमाउंट में है, C12H22O11 इस पे डिपेंड करेगा, वाटर पे डिपेंड नहीं करेगा। वाटर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, लिखना है तो इसकी पावर 0 कर दो आप, क्योंकि इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट। अगला है, ये वाली वही वाली बात है, ये पिछले वाले आएगा। राइट द रेट लो इस रिएक्शन के लिए, तो रेट लो तो लिख लोगे ना। रेट कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के H2O2 और इधर आएगा I नेगेटिव, है ना। जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर, पावर क्या है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो इसकी पावर हो जाएगी 2। अगला है, आउट ऑफ स्टेप 1 स्टेप 2 विच वन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो लिखा गया स्टेप 1 बीइंग द स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगला क्वेश्चन है, H2 + Cl2 HNO gives to HCl, रेट इज इक्वल टू के दे रखा है, रेट इज इक्वल टू क्या दे रखा है यहाँ पे, के। अगला है, राइट द ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है भाई, अब आपको दिखाई दे रहा है कि इसका जो रेट है वो तो रिएक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। उसके बाद इसने पूछी मोलिकुलरिटी क्या होगी इस रिएक्शन की। मोलिकुलरिटी क्या होगा, कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, एक H2 का मोल है और एक Cl2 का मोल है, तो यहाँ पर कितने मोलिकुलरिटी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, राइट द यूनिट ऑफ के का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड, मोल पर लीटर की पावर 1 - 0 पर सेकेंड, 1 - 0 इज 1, तो ये क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है,
है ना। 2NH3 Pt gives N2 + 3H2, राइट द ऑर्डर। अच्छा, रेट का एक्सप्रेशन क्या दे रखा है यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू आपको दे रखा है के। तो ऑर्डर क्या होगा, आपको दिखाई दे रहा है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं डिपेंड कर रहा, तो क्या लिख दोगे, ऑर्डर विल बी जीरो। एंड मोलिकुलरिटी क्या होगी, मोलिकुलरिटी के लिए आप देखोगे कितने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं भाई, इधर NH3 के 2 रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, तो मोलिकुलरिटी हो जाएगी 2। यूनिट ऑफ के की यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n/सेकेंड। अब क्या होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। एन की जगह पर क्या पुट कर देंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो एन की जगह पर जीरो पुट कर दोगे। अगला है राइट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल पर लीटर एंड टाइम इन सेकंड। के का फॉर्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर 1 - n/सेकेंड। अब दो जगह पर बताना ना, एक तो फॉर जीरो ऑर्डर और एक है फॉर सेकंड ऑर्डर। के का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल पर लीटर की पावर 1 - 0/सेकेंड। 1 - 0 = 1, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर के मोल पर लीटर की पावर 1 - n की जगह पर पुट कर देगा 2/सेकेंड। जब -2 को अंदर, 1 - 2 इज -1, -1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड। क्लियर है बेटा, इस तरह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर बाय स्टेटिंग द कंडीशन। बता दिया ना, ये भी किया है हमने। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, वो सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, है ना। ये क्या है, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब कंडीशन को स्टेट करना, स्टेट क्या होता है, वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस whose concentration doesn't alter in the reaction while the other reactant is present in very small amount whose concentration alter in reaction। ये जो स्मॉल अमाउंट में होता है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगी जिसकी कंसंट्रेशन चेंज हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं आई थिंक पहले। राइट द ऑर्डर। अब रेट इज इक्वल टू के दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो। और जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की नोट बहुत बार बता चुके हैं यार, है ना। अगला है राइट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। क्या होगा, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। मोलिकुलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ एटम आयन मॉलिक्यूल दैट कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। ऑर्डर एक मोलिकुलरिटी, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है डाटे को। ये क्या है, एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। ऑर्डर 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मोलिकुलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ये तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अगला है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो न्यूक्लियोटाइड नहीं है, रेडियो न्यूक्लाइड इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द सेफ्टी ऑफ फूड दैट हैज बीन रेडियोएक्टिवली कॉन्टामिनेटेड। डिफाइन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द reactant is reduced या हाफ कंसंट्रेशन ऑफ द reactant is reduced। वो टाइम जिसमें आधा रिएक्टेंट खत्म हो जाए, और इसको किस तरह से लिखा जाता है, टी हाफ से। टी हाफ के अगर मैं आपसे पूछूं जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला रहता है R0/2 के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला रहता है टी हाफ का, टी हाफ इज 0.693/k। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सप्लेन एंड हाउ एंड वाई विल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट क्यों करता है, देखो यार कोई भी रिएक्शन ना ऐसी होती है ना। इधर हमारे पास प्रोग्रेस होती है रिएक्शन की, और इधर हमारे पास एनर्जी है। ये रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट को एक पहाड़ी क्रॉस करके जानी पड़ती है तो प्रोडक्ट बन जाता है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इस पॉइंट की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी। जनरली एनर्जी नहीं होती रिएक्टेंट के पास, तो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है, दैट एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस रिएक्शन को ना एक टनल प्रोवाइड करता है। टनल का मतलब समझते हो, सुरंग, है ना, जिसमें कम एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। तो किस तरह से काम करता है कोई भी कैटलिस्ट, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। वो एक्टिवेशन एनर्जी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको कम कर देता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन। देखिए क्या होता है कि रिएक्टेंट के बीच में ना काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी टकराएंगे एक दूसरे के साथ, और जल्दी जल्दी भागेंगे भी रिएक्शन करने के लिए। और अगर टेम्परेचर घटा दोगे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। यहाँ पे क्या बोला है, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। एट लोअर टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज देयर बाय कोलिजन डिक्रीजिंग रिजल्टिंग इन
लोअरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होएगा, टेम्परेचर घटाओगे, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, कोलिजन घटेंगे, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी घट जाएगा। और कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन में, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर डाउन कर देता है, इस तरह से बढ़ा देता है। अगला है हाफ लाइफ पीरियड, बता दोगे। इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं। देखो कोलिजन का मतलब होता है रिएक्टेंट का टकराना। अब हर बार टकराने से प्रोडक्ट नहीं बनता, जिनके टकराने से प्रोडक्ट बने, those collision as a result of which product is formed effective collision and no product is formed ineffective collision when activated reactant side molecule collide together to form a product, है ना, वो कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट टकराए और प्रोडक्ट बना दे उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। क्या होता है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, अभी बताया है मैंने। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, विल डिक्रीज हो जाएगी। और अगला गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कैटलिस्ट के डालने से। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द प्लॉट नहीं है, प्लॉट ऑफ एलन के वर्सेज 1/t। एलन के वर्सेज 1/t जो है ये आर्हेनियस इक्वेशन की बात है। आर्हेनियस इक्वेशन के कई सारे फॉर्मूलाज हैं, कई सारे फॉर्मूलाज में से एक फॉर्मूला क्या है, एलन के इज इक्वल टू एलन ए माइनस ई ए आर टी। तो इसने बोला है एलन के को वाई एक्सिस पे बनाना है और 1/t को एक्स एक्सिस पे। इक्वेशन जितनी भी देखो इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ हैं वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला पोर्शन फॉलो करते हैं, मतलब का फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो इसको ऐसे लिख लो, एलन के माइनस ई ए आर टी प्लस एलन ए। तो ग्राफ बना दो भाई, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एलन के, इधर क्या आ जाएगा 1/t। नेगेटिव वैल्यू है, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ डिक्रीजिंग बनेगा। तो ये क्या बन गया, माइनस ई ए बाई आर और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा एलन ए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्लोप, ये क्या है हमारे पास स्लोप है। और ये क्या है हमारे पास एलन ए क्या है, इंटरसेप्ट है। इंपॉर्टेंट है, ग्राफ कर लेना आ सकता है। अगला क्वेश्चन है राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ एलन आर वर्सेस टाइम। एलन आर वर्सेस टाइम, एलन आर जीरो ऑर्डर में नहीं आता, फर्स्ट ऑर्डर में आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं वैसे तो, है ना। टी इज इक्वल टू एलन आर नोट बाई आर अपॉन में ये हो सकता है, इसको के टी कर दूँ, के टी इज इक्वल टू एलन आर नोट माइनस एलन आर भी हो सकता है, हो सकता है। अब क्या करें, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आ जाएंगे, एलन आर इधर आ गया, के टी माइनस का हो जाएगा और प्लस में आ गया एलन आर नोट, इफ आई एम नोट एलन आर नोट बाई आर। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसने ग्राफ किसके बीच में बनाना है, इसके बीच में, ये वाई ये एम एक्स और ये टी इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस पे क्या बनाने को बोला भाई साहब ने, वाई एक्सिस पे बोला इन्होंने एलन आर बनाने को। एक्स एक्सिस पे क्या बनाना है, टाइम बनाना है। अब आपको स्लोप तो दिख रहा है, एम होता है स्लोप, डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर यह स्लोप, स्लोप क्या है यहाँ पे, स्लोप है हमारे पास माइनस के और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है यहाँ पे एलन आर नोट। इस तरह से ग्राफ अच्छे से देख लेना, आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिफाइन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ तो डिफाइन कर ही दोगे आप लोग, अभी डिफाइन करके आए, द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस्ड, या द टाइम इन विच हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस्ड, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रिड्यूस हो जाए। एक्सप्रेशन देना है जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, ये हम पहले ही दे चुके हैं। अब तुमने मुझे ये बताना है कि किसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। लिखना हाफ लाइफ ऑफ दिस ऑर्डर डजंट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पेपर में क्वेश्चन आया है किसका हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर अ रिएक्शन गिव्स टू ए गिव्स प्रोडक्ट, the concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during the interval. तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, रिएक्टेंट है -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। डेल्टा ए मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है बेटा, यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन है 0.4, माइनस कर दोगे 0.5। ठीक है, तो और यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ से
-1/2, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.4, माइनस कर दोगे 0.5 बाय में टाइम, इस चेंज में कितना टाइम लगा है 10 मिनट्स, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा माइनस का 0.1 बाय में 10, और जब आप इस सारे को सॉल्व करके आओगे तो हो जाएगा 0.05 मोल पर लीटर पर मिनट। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा भैया, यूनिट लिखनी कंपलसरी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कई सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। एक सिंपल सी बात समझो, एक जंगल में आग लगी है या कहीं पर भी आग लगी है, एक जगह पर एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, एक जगह पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो आग ज्यादा कहाँ पे लगेगी? ऑब्वियसली जहाँ पे एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। तो सेम फंडा होता है भैया, अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगी। साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे तो उन्होंने क्या देखा, कोई भी रिएक्शन स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होती है, धीरे धीरे वो स्लो होती चली जाती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाती है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा फैक्टर होता है टेम्परेचर। कभी भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, द रेट ऑफ ऑल रिएक्शन अप्रोक्सीमेटली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। कितना इंक्रीज करता है? अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, कई केसेस में ट्रिपल भी हो जाती है। आप डबल मान के चलना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। एग्जांपल देता हूँ, चाय बना रहे हैं तो चाय बनाते हो आप, उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो तो ऑब्वियसली चाय जल्दी बनना स्टार्ट कर देगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, या फिर यहां पर आप समझ सकते हो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट, देखो भाई फिजिकल स्टेट का क्या फंडा है, फिजिकल स्टेट का क्या फंडा है? देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स का टूटना, नए बॉन्ड्स का बनना। तो किसी भी रिएक्शन को फास्टर होने के लिए बहुत जरूरी है कि पुराने बॉन्ड्स इजीली टूटे। अगर आपके पास सेम रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में है, सेम रिएक्टेंट लिक्विड स्टेट में है, और सेम ही रिएक्टेंट आपके पास गैसीय स्टेट में है, तो रिएक्शन सबसे फास्ट किस में होगी? ऑब्वियसली जो गैसीय रिएक्शन होगी वो सबसे फास्ट होगी। इसका क्या रीजन है? क्योंकि गैसीय रिएक्शन में बॉन्ड जल्दी जल्दी टूटेंगे, तो नए बॉन्ड भी जल्दी जल्दी बन सकते हैं। इसके मतलब इसमें यही फैक्टर है, जैसे कि 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, 2CO प्लस O2 गिव्स 2O2, 2CO2। अब दोनों रिएक्शन देखने में तो एक जैसी लग रही है, बट पहले रिएक्शन फास्ट है, दूसरी रिएक्शन स्लो है। इसका रीजन क्या है? इस रिएक्शन के अंदर बॉन्ड इजीली टूट जा रहे हैं, तो नए बॉन्ड इजीली बन जा रहे हैं। इसके अंदर इजीली बॉन्ड नहीं टूट रहा, तो इजीली नया बॉन्ड भी नहीं बन रहा। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कौन क्या होते हैं? दो सब्सटेंस विच चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। देखिए कोई भी कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कैसे करता है? आपके पास कोई भी एक रिएक्शन है ना, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर है हमारे पास एनर्जी। कोई भी रिएक्शन जो होती है ना वैसे होती है, पहले यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एकदम से नहीं बनता, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए एक पहाड़ी को क्रॉस करना पड़ता है। इस पहाड़ी का जो पीक पॉइंट होता है, इस पीक पॉइंट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, और रिएक्टेंट के पास वो एनर्जी जनरली नहीं होती, तो रिएक्टेंट के पास एनर्जी कम रह जाती है। जितनी एनर्जी कम रह जाती है उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दोगे तो कैटलिस्ट क्या कर देगा भाई, इस रिएक्शन को एक शॉर्टकट प्रोवाइड करेगा, इस रिएक्शन को एक शॉर्टकट प्रोवाइड करेगा विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल मैं कई बार बोलता हूं कि आपके पास एक फोन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन 15 है, आईफोन 15 है। अब मुझे लेना है आईफोन 17 प्रो मैक्स, आईफोन 17 प्रो मैक्स। तो मेरे फोन की वैल्यू मैंने लगा ली, मान के चलो 1 लाख की है, और ये जो फोन है ये 1.5 लाख का है। तो मैं लेने गया तो अब 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा जरूरत थी। फिर एक ना फॉरेन के भी फ़ोन आ जाते हैं कि ना कोई दोस्त भिजवा देता है 1-2 दिन चला हुआ फ़ोन, और वो मुझे मिल गया मान के चलो 1,10,000 का। तो क्या है कि इसमें मुझे एक्स्ट्रा 50,000 चाहिए, इसमें मुझे एक्स्ट्रा 10,000 चाहिए, तो कौन सी रिएक्शन जल्दी हो जाएगी जिसे मुझे एक्स्ट्रा कम अमाउंट की जरूरत पड़े? तो कैटलिस्ट भी क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, उसको लोअर डाउन कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। अगला है सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी रिएक्शन में सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी भाई बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी बेटा जी बढ़ जाएगी। सर कैसे कह रहे हो? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक ना 1 किलो चीनी है हमारे पास, ठीक है। अब उस चीनी को पानी में घोल देते हैं। 1 किलो बूरा है हमारे पास, 1 किलो बूरे को पानी में घोल देते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी चीज़ जल्दी घुलेगी? ऑब्वियसली जो बूरा है, जो पाउडर्ड शुगर है, वो जल्दी घुलेगी। इसका रीजन क्या है? कुछ पाउडर्ड शुगर का जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, दैट्स वाई वो जल्दी घुल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोजर टू रेडिएशन, सनलाइट।
देखिए हर एक रिएक्शन पे सनलाइट जरूरी नहीं होती है, बट बहुत सारे रिएक्शन पे सनलाइट जरूरी होती है, और जिन रिएक्शंस के लिए सनलाइट जरूरी होती है उन रिएक्शंस को कहा जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। दोज केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा H2 + Cl2। अगर आप इसको डार्क में करोगे ना तो रिएक्शन स्लो होगी, बट अगर सेम रिएक्शन को आप सनलाइट की प्रेजेंस में करा दोगे तो रिएक्शन बहुत फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, for the reaction 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, the rate of formation of NO2 is 2.8 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे किया जाए इस तरह के क्वेश्चन को। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी भी याद है ना कि आपको एक रिएक्शन दे रखी है, आपको अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालनी है, तो हमेशा सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ऐसे केसेस में आप हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा भाई, ये हमारे पास रिएक्शन है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, तो कैसे लिखी जाती है रेट ऑफ रिएक्शन -1/2 DN2O5/dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन आएगा, कोफिशिएंट अपॉन में चले जाते हैं, 1/4 DNO2/dt इज इक्वल टू प्लस DO2/dt। अब आपको गिवन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 को क्या लिखा जाएगा, प्लस DNO2/dt। कितनी वैल्यू दे रखी है DNO2/dt की, 2.8 × 10 की पावर -3 मोलर पर सेकेंड। अब यहाँ से आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। रेट ऑफ रिएक्शन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो। आप किस तरीके से निकालोगे, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, और आपको थोड़ा बहुत पता है DNO2/dt के बारे में, तो आप लोग क्या लिख दोगे, +1/4 DNO2/dt। अब DNO2/dt की वैल्यू कितनी है 2.8, तो ऐड कर दोगे उसको 1/4 से, तो कितना देगा 0.7 10 की पावर -3, या फिर आप लोग लिख सकते हो 7.0 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड। आगे आ जाओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालना है, तो क्या करो, रेट ऑफ रिएक्शन को और N2O5 को देख लो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या होता है, -DN2O5/dt, तो ये जो 1/2 है ये एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × में रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग क्या कर दोगे यहाँ से ना इसको इजीली ऐसे भी किया जा सकता है, जो N2O5, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या होता है -DN2O5/dt। रेट ऑफ रिएक्शन के साथ देखो इसका क्या रिलेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, -1/2 DN2O5/dt। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है -DN2O5/dt, और 2 × में ROR रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा 2 × में रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है 7.0 × 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड, तो 7.0 × 2 ये क्या हो जाएगा 14.0 × 10 की पावर -4 मोलर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है बेटा जी, ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है भाई हमारे पास, फॉर ए रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट, द रेट लॉ इज गिवन बाय RK A की पावर 1/2 B की पावर 2, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर, तो पावर क्या है 1/2 + 2, 1/2 + 2 इज 2.5, या फिर कह लो 5/2। अगला क्वेश्चन है, अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, हाउ इट द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, रिड्यूस टू हाफ, 3 टाइम्स। देखिए जो रिएक्शन है वो हमारे पास सेकंड ऑर्डर की है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2। तो पहला केस है, उसमें न्यू रेट क्या लिखोगे आप लोग, जब कंसंट्रेशन आपने डबल कर दी, न्यू रेट क्या लिखा जाएगा, के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दो 2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 4K ए की पावर 2। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर कर दो, इसको कंपेयर कर दो इसके साथ, तो ये क्या हो चुकी है 4 टाइम्स हो चुकी है। अगले केस पे आ जाओ, नेक्स्ट अभी हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, इसको मैं बता देता हूँ है ना, 3 टाइम्स वाले को बता देता हूँ पहले। तो न्यू रेट क्या होगी, इसमें अपने कंसंट्रेशन को कितना कर दिया 3 टाइम्स कर दिया, 3A की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 9K A की पावर 2। अब आप ये देखो कि न्यू रेट और ओल्ड रेट में क्या डिफरेंस है, न्यू रेट इज 9 टाइम्स ऑफ ओल्ड रेट। अगले पे आ जाते हैं भाई, अगर आपने कंसंट्रेशन को कर दिया बेटा जी यहाँ पे हाफ, है ना, अगर आप हाफ कर देते हो तो न्यू रेट क्या होगा, के A/2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 1/4 के, और A की पावर क्या हो जाएगी 2। अब इसको देखो, ये हमारे पास ओल्ड रेट है, ये हमारे पास न्यू रेट है, न्यू रेट क्या हो जाएगी
1/4 टाइम्स हो जाएगी हमारे पास। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फॉर 298 केल्विन, कैलकुलेट ई ए। भैया हमेशा आर्हेनियस इक्वेशन में, मतलब आर्हेनियस इक्वेशन में जनरली आपसे ई ए कैलकुलेट करना पूछा जाता है। आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? लो के टू बाई के वन इजक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। अगर आप इसको फॉर्मूला को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ से फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, log K2 बाई K1 ई ए 2.303 आर को मैं क्या लिख सकता हूँ 19.15 और ये हो जाएगा T2 माइनस T1 और इधर आ जाएगा T1 T2 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स, जैसे कि हमारे पास रेट है, रेट मैं बोल देता हूं कि K है। तो जो न्यू रेट होगी, ओल्ड रेट तो ये है, न्यू रेट क्या हो जाएगी भाई? डबल हो जाएगी, 2K हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है log K2 बाई K1, K2 कितना है हमारे पास 2K बाई में K, तो log 2 आ जाएगा ई ए, और यहाँ से कितना आएगा 19.15 और सारे की सारी वैल्यूज आप पुट करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 52897.7 जूल पर मोल। तुम्हें समझ में आई ना मैंने क्या बोला है? K2 का मतलब क्या होता है? सेकंड वाला रेट कांस्टेंट जो कि डबल हो चुका है पहले वाले के कंपैरिजन में। है ना? तो K2 बाई K1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ई ए की वैल्यू हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू तो 19.15 होती है। सेकंड टेम्परेचर कितना है? देखो फर्स्ट टेम्परेचर जो है हमारे पास, जो फर्स्ट टेम्परेचर है T1, भाई ये थोड़ा ना सर्दियों से का टाइम चल रहा है तो थोड़ी दिक्कत सी हो रही है ना, और एग्जाम डेट भी पास है तो वीडियो बनानी जरूरी थी, दैट्स वाई बनाई जा रही है। 298 केल्विन है, और जो सेकंड टेम्परेचर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 308 केल्विन। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आएगा जूल्स में। तो आप लोग क्या लिख दोगे? 5, वेरी बैड, 52897.7 जूल पर मोल। ठीक है, और अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको 1000 से डिवाइड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से किलो जूल्स में आंसर आ जाने वाला है। सॉरी बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस, हमारे पास NH3 है दैट इज अमोनिया, प्लेटिनम के सरफेस पे उसको डिकम्पोज किया तो क्या बन गया? N2 प्लस 3H2 इज अ जीरो ऑर्डर विद के दे रखा आपको, के कितना दे रखा? 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2? भैया अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत है। अगर कभी भी ये प्रोडक्शन, अपीयरेंस, डिसअपियरेंस इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप हमेशा क्या करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखोगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखी जाएगी भाई? -1/2 DN3/dt इज इक्वल टू प्लस DN2/dt, ये प्रोडक्ट है तो प्लस कोफिशिएंट अपॉन में चला जाता है 1/3 DH2/dt। अब जीरो ऑर्डर के लिए रेट जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड नहीं करता, के होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू कितनी देर की आपको? 2.5 इंटू 10 की पावर -2, है ना? तो रेट हमारे पास क्या हो गया? यहाँ से ध्यान से समझिएगा, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ सकती है। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 2.5 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है सबसे पहले, तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गई, तो हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ N2 क्या हो जाएगा? प्लस dN2/dt क्या होगा? प्लस dN2/dt, ये हमारे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन को अगर N2 की फॉर्म में देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन यही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख दोगे? dN2/dt, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वही हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 हो जाएगी। अगली बात है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है हमने, तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ उसका क्या रिलेशन है? रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है भाई? H2 का, प्लस 1/3 DH2/dt। बट हमें सिर्फ वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है बेटा जी, हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है सिर्फ और सिर्फ DH2/dt की। तो 1/3 को उधर ले जाएंगे, 3 उधर चला जाएगा, 3 इंटू में रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो ये क्या आ जाएगा? 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारे पास, रिएक्शन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। ग्राफ दे रखा है आपको, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है, आपको स्लोप बताना है और यूनिट बतानी है। देखो यार सिंपल सी बात, आपको ग्राफ देख के ही पता लग जाना चाहिए कि कौन से ऑर्डर का ग्राफ है।
ठीक है, ये कौन से ऑर्डर का ग्राफ है भैया? ये हमारे पास जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। जीरो ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर बाय के। तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो? के टी आर नोट माइनस आर, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हो, आर को एक तरफ ले जाओ, आर इज इक्वल टू आर नोट माइनस के टी। इस तरह से हो जाएगा। मतलब किसी भी, देखो हमारे सिलेबस में जितने भी ग्राफ हैं वो सारे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो करते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन, है ना। वाई एक्सिस पे क्या बनाया हुआ है हम लोगों ने? आर, ये आर है। एक्स एक्सिस पे क्या है? टी, जो कि टी है। इंटरसेप्ट क्या है? आर नोट है, ये रहा। एम होता है स्लोप, और स्लोप क्या है यहाँ पे? स्लोप है हमारे पास माइनस के। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर क्या होती है भैया? मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना क्या फॉर्मूला होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का डिफरेंट ऑर्डर के लिए? मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकंड। बहुत ज़्यादा चांस है भैया ये पेपर में आएगा, ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक्स टू रिड्यूस टू 3 ग्राम? फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्या फॉर्मूला रहता है? टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग आर नोट बाई आर, या फिर इसको आर नोट बाई आर बढ़िया फॉर्मूला है, आप इसको ए बाय ए माइनस एक्स भी कर सकते हो। ए का मतलब क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और एक्स का ए माइनस एक्स का मतलब क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन। और एक्स का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, कि उसकी कंसंट्रेशन में चेंज कितना आया है। तो भैया क्या हो जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 5 ग्राम, और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है? 3 ग्राम। तो पुट कर दो ना, टी इज इक्वल टू 2.303 के की वैल्यू दे रखी है 1.15 10 की पावर माइनस 3 लोग ए, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है भाई? 5 बाई में फाइनल कितनी है? 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? log x बाई वाई, यानी कि log x माइनस log y, तो ये हो जाएगा log 5 माइनस log 3। अब प्लीज ऐसे मत कर देना log 5 माइनस log 3 इज log 2, ऐसा नहीं होता है। log 5 की वैल्यू होती है, कितनी होती है भाई? 0.6990, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.4771। पेपर में आपको गिवन होगी log की वैल्यू, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में जनरली log की वैल्यूज नहीं गिवन होती है। तो आ जाएगा 0.2219, और इस सारे को सिंपल आउट कर दोगे तो आ जाएगा 444 सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% decomposition. Calculate the time when 75% of the reaction will be completed. आपको वो टाइम निकालना है जिसमें कि 75% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इतनी परसेंट इतनी देर में हो रही है, उतनी परसेंट कितनी देर में होगी। तो इतनी परसेंट से ना रेट कांस्टेंट निकालते हैं, और फिर उतनी परसेंट में उस रेट कांस्टेंट को पुट करते हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर का? टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। ए का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं 25% के लिए, तो और 25% से हम लोग रेट कांस्टेंट निकालेंगे। वैसे टी का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स होता है ना। तो हम के को निकाल लेंगे। के क्या हो जाएगा? 2.303 बाई टी लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। 2.303 टाइम कितना है इसमें? 20 मिनट्स। लोग ए यानी इनिशियल 100 हो जाएगा। 100 माइनस एक्स, एक्स मतलब कितना चेंज आ चुका है? 25% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है ना, तो 100 माइनस 25 तो आ जाएगा 75। तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 बाई 20 लोग 100 बाई 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4/3, तो आ जाएगा लोग 4 माइनस लोग 3, और इसको जब सारे को सिंपल आउट किया जाएगा तो आ जाएगा 0.0143 मिनट इनवर्स। ठीक है सर, मिनट इनवर्स क्यों आया? भाई टाइम देख लो ना, टाइम आपको मिनट में दे रखा है, तो रेट कांस्टेंट क्यों हो जाएंगे यहाँ से? मिनट इनवर्स। ठीक है, उसके बाद है 75% कंप्लीशन के लिए निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स। ए का मतलब होता है इनिशियल, और ए माइनस एक्स क्या होएगा? ए का मतलब होता है इनिशियल, और एक्स का मतलब होता है चेंज, क्योंकि 75% रिएक्शन कंप्लीट होगी ना, तो आ जाएगा 25। 100/25 इज log 4, और log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6020। इजी कैलकुलेशन के लिए 0.60 पुट कर सकते हो आप लोग। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? 2.303 बाई 0.0143। सर ये कहाँ से आया? ये के है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व किया था, ये रहा, ये सोल्व किया था ना। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करके आ जाएगा 96.961 मिनट। मिनट है ना, टाइम है ना, टाइम की यूनिट मिनट होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन? क्या होता है भैया इफेक्ट? आपको पता है रेट कांस्टेंट होता क्या है? रेट कांस्टेंट एक्चुअल में हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। तो अगर कहीं पर भी टेम्परेचर चेंज होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, एक्चुअल में रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से रेट कांस्टेंट बढ़ता है, याद रखिए। विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, है ना।
रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाता है। तो आर्हेनियस भाई साहब ने बताया था रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर के रिलेशन को, क्या था वो, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी। और अगर आप एलन ले लेते हो, एलन के इक्वल टू हो जाएगा एलन ए, ये पावर आगे आ जाएगी माइनस ई ए आर टी। डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर आप आर्हेनियस इक्वेशन को लिखना चाहो, याद रखना न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ये बन जाती है log K2 बाई K1 ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 - 1/T2। अच्छा, इसका एक ग्राफ अच्छे से देख लेना यार, एलन के 1/T इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, और स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है भैया ये है एलन के, ये है एलन ए, ये है 1/T, और ये होएगा स्लोप, स्लोप डिक्रीजिंग है माइनस ई ए बाय आर। अगला क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ फॉर रेडिएक्टिव डिके ऑफ 14 कार्बन इज 5730 ईयर। एन आर्कियोलॉजिकल artifact containing wood had only 80% of the carbon found in a living tree. Calculate the age of the sample. रेडिएक्टिव डीके वर्ड कभी भी आ जाए तो आप हमेशा समझ जाना कि ये फर्स्ट ऑर्डर की बात की जा रही है, दे रखा हो तब भी, ना दे रखा हो तब भी, डीके मींस फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होता है, 0.693 बाय के, तो यहां से क्या निकाल लोगे, क्या हो जाएगा 0.693, टी हाफ तो आपको दे रखा ना, तो ये आ गया। अब आपको क्या निकालना है आपको क्या बोल रहा है, लाइफ निकालनी है जब उसका 80% जिंदगी, मतलब 80% बचा हुआ है उसके पास वो। तो आपको पता है फाइनल फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, टी इक्वल टू 2.303 बाई के लोग ए बाय ए माइनस एक्स, ए बाय ए माइनस एक्स। वो आप लोग आर नॉट बाय आर भी कर सकते हो, ए बाय ए माइनस एक्स मुझे ज़्यादा याद है और मुझे लगता है वो बहुत ईजी भी है। ए का मतलब क्या होता है, इनिशियल जो कि 100 है, और कितना बचा हुआ है 80 बचा हुआ है। के रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से निकाली थी 0.693 5730, ये लोग 100/80 कितना बचेगा, लोग 5/4, लोग 5 माइनस लोग 4 को जब सोल्व करोगे या फिर लोग 5/4 को जब सोल्व करोगे तो 1.25 आएगा, तो 1.25 की वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे, जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1845 उसकी उम्र बची हुई है भाई। आगे बढ़ते हैं, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। अच्छा क्वेश्चन है। अब ना हमने हर टाइप परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ग्राम्स वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं फर्स्ट ऑर्डर के, है ना। अब ये थोड़ा सा ये रेशियो वाले भी देख लेते हैं, 1/16 1/2 इतना बच गया। तो टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बाई के लोग ए बाई ए माइनस एक्स ए। इनिशियल देखिए, अगर परसेंटेज की बात करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो जाती है, और अगर रेशियो की बात करें तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 हो जाती है ना। ए माइनस एक्स मतलब फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ये क्या कह रहा है 1/16 बची हुई है, तो इसको हम क्या लिख देंगे A/16। के कितना दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स, वैल्यूज को पुट कर दो 2.303 बाई के यानी रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है 60 सेकंड इनवर्स लोग ए बाई ए माइनस एक्स। ए इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान ली ए, और कितनी बची है हमारे पास A/16, बाय का 16 ऊपर चला जाएगा, ए से ए कैंसिल, है ना। और इसको लोग 16 को सोल्व कर लोगे, आप 2 की पावर 4 कर सकते हो, पावर आगे आ जाएगी 4 आगे, लोग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। भाई ये मैथ है, अब मैथ तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, मैथ तो तुम लोगों ने खुद से कर लेना है। समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है भाई, देखो ना, ये था इनिशियल कंसंट्रेशन आपने कितनी मान ली ए माइनस एक्स, उसने क्या बोला है कितनी बची है हमारे पास 1/16 ऑफ ए, यानी कि A/16 बचा है। तो लोग ए माइनस एक्स होता है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए है, और ये कितनी बची है A/16। बाकी तो हर एक में तरीका तो यही आता आया है, ये वाला 2.303 बाय के रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है, या फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन होती है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ना। और बुरी बात ये होती है कि ये कम नंबर में आता है, जबकि ज़्यादा मार्क्स ये डिजर्व करता है। फॉर द रिएक्शन 2H2 gives 2H2O plus N2, the following data was obtained। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ले भाई फिलिप भैया ने भी 100 बना दिया। ये क्वेश्चन है मेरे भाई, अब इसको सॉल्व करना है हमने। कैलकुलेट द फॉलोइंग, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट लो को सॉल्व करना है, एंड वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या दे सकते हो, रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट क्या है H2। अब ऑर्डर वो नहीं होता जो कोफिशिएंट दिया होता है, वो नहीं बनता, हम निकालते हैं, है ना। H2 की पावर मैं कर देता हूँ
और NO की पावर मैं कर देता हूँ Q, ये कर दिया। ठीक है, अब पहले केस में इक्वेशन नंबर 1 में ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। पहले केस में रेट कितना दे रखा आपको 4.6 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू के। H2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.40 की पावर P कर लो। ये आगे पीछे कर दिया क्या मैंने, आगे पीछे कर दिए हैं तुम, मतलब कर लेना, एक ही बात होती है वो, कुछ दिक्कत नहीं आती इसमें। ठीक है, इसमें ना NO की पावर पहले दे रखी है ना, NO को पहले दे रखा है, तो NO को मान लो P और H2 को मान लो Q। सर वैसे करो ना, वैसे भी हो जाएगा, सेम ही तरीका है, तरीका समझ लो आप लोग अच्छे से। तो बेटा इसके बाद क्या होगा और H2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.40 और इसकी पावर क्या कर दोगे Q। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। अगले केस में क्या दे रखा आपको 18.4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.80 की पावर P और 0.40 की पावर Q। इट्स योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाओ, 9.2 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.40 की पावर P और 0.80 की पावर क्या हो जाएगी भैया Q। इट्स योर इक्वेशन नंबर 3। तो अब आप लोग करोगे क्या, अब आप लोग करोगे क्या, आपको P के लिए डाटा सोल्व करना है। जब P के लिए डाटा सोल्व करना है तो ऐसा करो कि Q कैंसिल हो जाए, और Q कब कैंसिल हो सकता है जब Q सेम है। तो Q सेम किस केस में है 1 में और 2 में, तो आप क्या कर दोगे बड़े को छोटे से डिवाइड कर दोगे, 2/1 कर दोगे, 2/1 18.4 इधर आ जाएगा 4.6 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 तो कैंसिल हो जाएगी के 0.80 की पावर P 0.40 की पावर Q, इधर के 0.40 की पावर P 0.40 की पावर Q। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 है ना, ये क्या बनेगा 2 की पावर P और ये बनेगा 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। बेस सेम पावर कंपेयर की जा सकती हैं, तो P इक्वल टू कितना आ गया 2। अब आप डाटा सोल्व करोगे Q के लिए, Q क्या है भाई Q किस में सॉरी बेटा, Q कैसे सोल्व होगा, आप ये देखो कि P वाला कैंसिल हो जाए, और P कब कैंसिल हो सकता है जब P सेम हो। P सेम किस में है 3/1 कर दो। 3 क्या है 9.2 इंटू 10 की पावर -3 और 1 क्या है 4.6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के। ये हो जाएगा 3 में क्या है 0.40 की पावर P 0.80 की पावर सॉरी बेटा 0.80 की पावर Q, और 1 में क्या है K 0.40 की पावर P 0.40 की पावर हो जाएगी यहाँ से Q। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आएगा और ये भी 2 की पावर Q आएगा। बेस सेम पावर कंपेयर हो जाती है, Q इज इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ से हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से मैं रेट का एक्सप्रेशन देना चाहूँ किसी भी इक्वेशन के अकॉर्डिंग दे दो, मैं सबसे पहले अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, रेट इज इक्वल टू के 0.40 की पावर आपने माननी थी P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आया है 2, NO की पावर क्या बनेगी 2 और H2 की पावर Q है, Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आया है 1। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, ऑर्डर सम ऑफ पावर दैट इज 3। रेट लो का एक्सप्रेशन ये आ गया, ये रेट लो का एक्सप्रेशन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, रेट कांस्टेंट पूछा हम लोगों से। रेट कांस्टेंट कैसे आएगा, रेट कितना दे रखा आपको, रेट आप को दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन में 4.6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.40 की पावर P है ना, P है तो यानी कि 2 और H2 0.40 की पावर Q है ना भैया, ये है ना इक्वेशन, ये देखो NO के लिए ऑर्डर कितना आया है 2 आया है, H2 के लिए ऑर्डर कितना आया है 1, तो ये तो लिखा मैंने है ना। यहाँ से के को सोल्व कर दोगे कि नहीं कर दोगे, अरे बोलो बदतमीजो, सोल्व कर दोगे कि नहीं, अरे मैं थोड़ी सिखाऊंगा मैं तुम्हें भाई। तो ये क्या हो जाएगा 0.40 इंटू 0.40 इंटू 0.40, ये है ना, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इस तरह से आप लोग इसको सिंपल आउट कर दोगे है ना। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट आ जाएगा, रेट कांस्टेंट, अच्छा ये तो बड़े आलस से किया गया है, ये आप लोगों ने खुद से सोल्व करना है बेटा, खुद से सोल्व करना है आप लोगों ने। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इसको आप लोगों को सोल्व करना है, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। टी का फॉर्मूला क्या होता है, टी का फॉर्मूला होता है
2.303 बाय के log a बाय a माइनस एक्स। अगर प्रेशर वाला क्वेश्चन है, प्रेशर वाले क्वेश्चन में बताता हूँ सॉरी बेटा, T इज इक्वल टू 2.303 बाय के, ये प्रेशर के लिए यही कर लेना और आंसर गलत नहीं आएगा। log पी आई इनिशियल प्रेशर बाय में 2 PI माइनस PT, रेट कांस्टेंट निकालना है ना। तो 2.303 टाइम, टाइम कितना दे रखा आपको, टाइम आपको दे रखा है 100। log पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है भाई 0.4, और 2 PI यानी कि इनिशियल प्रेशर का डबल 0.8, टोटल प्रेशर कितना है 100 सेकंड पे 0.7। तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाय 100 log 0.4 बाय 0.1, डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, log 4 बचेगा। log 4 की वैल्यू कितनी होती है, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। आप 0.60 करके सोल्व कर दो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन द गिवन रिएक्शन, रिएक्शन है A+3B gives 2C, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C इज 2.5 into 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे, यहाँ से आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दोगे। तो भैया क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन होगा ए है तो माइनस DA बाई DT, बी है तो -1/3 DB बाई DT, प्रोडक्ट है तो प्लस कोफिशिएंट अपॉन में चला आता है 1/2 DC बाय DT। आपको सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है, गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C यानी कि क्या गिवन है आप लोगों को, आपको गिवन है भाई प्लस DC बाई DT, क्या गिवन है प्लस DC बाय DT आपको गिवन है, और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है ये आपको दिखाई दे रही होगी 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या सॉल्व करना है, यहाँ से हमें सॉल्व करना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब भाई रेट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से भी निकाली जा सकती है, इस तरीके से भी निकाली जा सकती है, इस तरीके से भी निकाली जा सकती है। आप किस तरीके से निकालोगे जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, और आपको पता है DC बाय DT के बारे में, तो क्या लिख दोगे प्लस 1/2 DC बाय DT, 1/2 DC बाई DT की वैल्यू तो कितनी है 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो ये हो क्या जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहाँ से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको निकालना रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B, यानी कि आपको क्या निकालना है प्लस DB बाई DT। अब आप देख लो, प्लस नहीं डिसअपियरेंस है ना, डिसअपियरेंस का मतलब होता है माइनस। तो आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या रिलेशन है DB बाई DT का, ये देख सकते हो क्या है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज -1/3 DB बाई DT। आपको वैल्यू निकालनी है -DB बाई DT की, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में ROR इज -DB बाई DT। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी है 1.25, उसको जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भैया यूनिट लिखनी कंपलसरी है, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है सेम डिट्टो फॉर्मेट पे है, फॉर द रिएक्शन 2N25 गिव्स 4NO2 प्लस O2, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज दिस, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो हमें जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दे दो भाई, क्या आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से आ जाएगा -1/2 DN2O5 बाय DT इज इक्वल टू प्लस 1/4 DNO2 सॉरी बेटा, ये थोड़ा AI वाला कैमरा है, जिधर मैं चलता हूँ उधर ही चलता है ये। तो ये क्या हो गया DNO2 बाय DT इज इक्वल टू प्लस
O2 बाय dt। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। कितना गिवन है भाई? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 यानी कि प्लस dNO2 बाय dt आपको गिवन है। कितना गिवन है? 2.8 इंटू 10 की पावर -3। आपको निकालना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट। क्या निकालना है हमने? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी कि हमें निकालना है -d N2O5 बाई dt। अब या तो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ रिलेट कर लो, बट रेट ऑफ रिएक्शन आप लोगों ने नहीं निकाली है। और जब आपने रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाली है तो जो आप लोग सोल्व कर चुके हो उसके लिए चलते हैं। तो देखो हमें वैल्यू गिवन है dNO2 बाई dt की, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो आप लोग इनको कंपेयर कर दो, -1/2 d N2O5 बाई dt इज इक्वल टू +1/4 d NO2 बाई dt। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है -d N2O5 बाय dt की। तो बेटा इसको इधर बचा लो, बाकी ये जो एक्स्ट्रा 2 इसको उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 2/4 d NO2 बाई dt। 2/4 यानी कि 1/2, और d NO2 बाई dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? d NO2 बाई dt की वैल्यू है 2.8 इंटू 10 की पावर -3। सिंपल आउट करोगे तो हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर -3, और यूनिट क्या होंगी? मोलर पर सेकंड, मोलर पर सेकंड। यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं भाई, कैलकुलेट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, और ये बड़ी गंदी बात ये होती है एमसीक्यू में आ जाते हैं, इतना लेंथी क्वेश्चन ना। देखिए आपको एक रिएक्शन दे रखी है, इस क्वेश्चन को करना कैसे, ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा अलग तरीके से चलेंगे हम इसमें। आपको एक रिएक्शन दे रखी है A+2B गिव्स 2C+2D। तो 2C+D, तो आप इसकी रेट क्या लिख सकते हो? रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर हम मान लेते हैं P, और B की पावर हम मान लेते हैं Q। सर A की पावर B, B की पावर आपने क्यों मानी? क्योंकि हमें पता नहीं ना, ये तो हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा है, ये तो हम इस डाटा को सोल्व करके निकालेंगे। अब इसको सोल्व कैसे किया जाए? तो सबसे पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं। पहले केस में रेट क्या है? ये दे रखा है 0.096 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है 0.30 की पावर P, और B की कंसंट्रेशन है 0.30 की पावर Q। ये देख लो ना, ये देखिए ए की कंसंट्रेशन, ये देखिए बी की कंसंट्रेशन। इट्स योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 0.384 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है 0.60 की पावर P, और 0.30 की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन है 0.30, और उसकी पावर आप लोग क्या कर दोगे? Q। इट्स योर इक्वेशन नंबर 2, ये देख लो। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? 0.192 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है 0.30 की पावर P, और ये 0.60 की पावर Q। इट्स योर इक्वेशन नंबर 3। 4 पे आ जाओ। 0.768 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन है 0.60 की पावर P, 0.60 की पावर Q। इट्स योर इक्वेशन नंबर 4। तो इस तरह से ये सारे के सारे लिख दिया आपने। अब आपको ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेड। ऐसे केस में क्या करते हैं? आप सोल्व करते हो, ए के लिए सोल्व करते हो, बी के लिए सोल्व करते हो। तो सोल्व कैसे होएगा? आप अगर पी को सोल्व करना चाहते हो ना, तो क्यू कैंसिल हो जाना चाहिए, और अगर क्यू को सोल्व करना चाहते हो तो पी कैंसिल हो जाना चाहिए। तो भैया सबसे पहले पी के लिए सोल्व करते हैं, क्यू को कैंसिल करते हैं। तो क्यू किस में कैंसिल हो सकता है? ऑपरेशन लगाते हैं 2/1, 2/1 कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 0.384 डिवाइडेड बाई 0.096 इज इक्वल टू के। 0.60 की पावर P, 0.30 की पावर Q डिवाइडेड बाय के। 0.30 की पावर P, 0.30 की पावर Q। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा? ये बचेगा 2 की पावर P, और ये जाएगा 4 पे, 4 यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर P। बेस सेम हो तो पावर को कंपेयर किया जा सकता है। P इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो जिसको आपने P माना यानी कि वो 2 आ गया। अब आप Q को सोल्व करना चाहते हो। Q कब सोल्व हो सकता है? जब आप P वाले को कैंसिल कर दो। P किस में कैंसिल हो सकता है भाई? P जिस जहाँ पर सेम है, आपको दिखाई दे रहा है कि यार इधर सेम है, इसमें सेम है, इसमें सेम है। कोई से वाला भी कर सकते हो, यहाँ भी हो सकता है कि P तो इसमें भी सेम है, इनको भी कंपेयर कर सकते हो, सेम ही आएगा। तो कर दो यार, ऑपरेशन लगा दिया आप लोगों ने। 4/2 गलत हो गया, 4/2 नहीं,
आप कर दो 3/1। इक्वेशन नंबर 3 क्या है? 0.192 डिवाइडेड बाई 0.096 के 0.30 की पावर पी 0.60 की पावर क्यू। जस्ट अ मिनट। के 0.30 की पावर पी 0.30 की पावर क्यू। तो ये कैंसिल हो गया, ये किस पे जाएगा? 2 पे, और ये भी किस पे जाएगा? 2 की पावर क्यू। ये यहाँ पर है 2 की पावर 1, यहाँ पर है 2 की पावर क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ गया? क्यू इज इक्वल टू आ गया 1। तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आपने माना था पी, जो कि आ गया 2। ए के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट मेंशन यूनिट ऑल्सो। तो कैसे करेंगे भाई? मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे रेट लिखना चाहते थे तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 और बी की पावर 1। अब ये देख लो सबसे इजीली सॉल्व किस में हो सकता है? जैसे इक्वेशन नंबर 1 को उठाता हूँ, 0.096 है के, जहाँ पर ए की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.30 इसकी पावर 2 और ये 0.30 की पावर 1। तो के कितना आ जाएगा? 0.096 डिवाइडेड बाई, ये अपॉन में आ जाएंगे ना, 0.30 3 बार आ जाएंगे 0.30, क्योंकि 2 बार तो यहीं से हो जाएंगे, एक बार यहाँ से हो जाएगा। तो जब आप इस सारे को सिंपल आउट करोगे ना तो ये कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 3.55। अब रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? क्योंकि रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो थर्ड है, थर्ड ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी भाई? के होता क्या है? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन पर सेकंड। थर्ड ऑर्डर है 1-3, यानी कि -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल की पावर हो जाएगी -2, लीटर की पावर हो जाएगी 2, और यहाँ से हो जाएगा पर सेकंड। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को आप 0.02 मान लो, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लो। तो रेट इक्वल टू क्या होता है? के ए की पावर यहाँ से आ गई है 2 और बी की पावर यहाँ से आ गई है 1। रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें निकालना है, के तो हमने निकाल लिया, के कितना है? 3.55। ए की कंसंट्रेशन कितना कह रहा है ये? 0.02 मान लो की पावर 2, और बी की कंसंट्रेशन 0.02। इस सारे को सिंपल आउट कर देना यार, जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर होती है बात? आई थिंक तो क्लियर होगी सबको बिना किसी इफ बट के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग देख लेना। तो फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, वेयर ए मीन्स होता है इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स, एक्स का मतलब होता है फाइनल कंसंट्रेशन, या कह लीजिए चेंज इन कंसंट्रेशन। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टी 99.9% के लिए सोल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2.303 बाय के लोग ए, यानी इनिशियल परसेंटेज की जब भी बात होती है ना तो इनिशियल 100 हो जाती है, और ये 100 माइनस 99.9। तो क्या हो जाएगा? 2.303 बाय के लोग, ये 100 है, नीचे 0.1 है, 0.1 हटाएंगे तो पर ये हो जाएगा 10 की पावर 3 हो गई, तो ये जाएगा 2.303 बाई के इंटू में 3 लोग 10। इधर आ जाओ, टी 50% कितना होता है? वैसे तो पता होना चाहिए, नहीं पता तो 0.693 बाई के होता है, बट स्टिल अगर आप करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो भाई? देखियो 2.303 बाई के लोग ए यानी इनिशियल 100 और ए माइनस एक्स यानी 100 माइनस 50, तो ये आ जाएगा log 2। और log 2 की वैल्यू पता कितनी होती है? log 2 की वैल्यू होती है 0.3, 010, आप 0.3 मान लो। इसके बाद क्या करोगे आप लोग? इसके बाद कंपेयर कर दोगे इसको किसके साथ? T99.9 डिवाइडेड बाई T50। T99.9 कितना है? 2.303 बाई के इंटू में 3, 2.303 बाई के इंटू में 0.3, ये कट हो जाएगा पॉइंट ऊपर जाके, ये 3 से 3 भी कट हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो T99.9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ T50%। ये ऐसी है ना बेटा, ये 3 है, ये 0.3 है, 0.3 को जब 3 पे कट करेंगे तो 10 ही आएगा, तो 10 टाइम्स ऑफ T50% यहाँ से आ जाएगा भाई। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं।
देखिए नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ अ सैंपल ए डिड नॉट चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ ए। वेरी गुड। द हाफ लाइफ ऑफ अनदर सैंपल decreases with decrease in concentration of B. If the initial concentration of both the sample were 1 molar, what will be their rate constant? बताओ। हम्म होता क्या है, होता क्या है? देखो यार एक सैंपल है ए, एक सैंपल है बी, जिसकी कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रही तो इट मीन्स वो कौन सा है सैंपल? ऑब्वियसली वो फर्स्ट ऑर्डर है। और जिसकी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ वो हमारे पास जीरो ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, और जीरो ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला क्या होता है? आर नॉट बाई 2 के। ठीक है, तो पहले वाले का तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो हमें रेट कांस्टेंट निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा 0.693 बाई में टी हाफ कितना दे रखा उसका? 100 डेज। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, और टाइम है तो डेज इनवर्स हो जाएगा यहाँ से डेज। इधर आ जाओ, आर नोट का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 1। के को इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2, और टी हाफ कितना दे रखा है? टी हाफ है बुलबुलो 120, है ना। 1 बाई में 240 को सोल्व कर लोगे, जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1/240। तो यहाँ से मोलर और यहाँ से डेज इनवर्स। डेज इनवर्स क्यों हो रहा है सर? रेट कांस्टेंट जब भी निकालते हैं तो टाइम की जो यूनिट है उसका इनवर्स हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो कंसंट्रेशन का तो रोल ही नहीं रहा, इसमें रहा। इसको बहुत सही करना चाहते हो ना, तो ये हो सकता है 0.00693 डेज इनवर्स। इतना देखो क्वेश्चन ट्रिकी था, और इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ठीक, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडिएक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर ये ना भी लिखा होता फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो भी आपको पता होना चाहिए रेडिएक्टिव डीके मींस फर्स्ट ऑर्डर की ही बात हो रही है। द इनिशियल अमाउंट ऑफ टू रेडिएक्टिव एलिमेंट्स एक्स एंड वाई इज 1 ग्राम। एक्स और वाई दो एलिमेंट है, 1 ग्राम है दोनों। ठीक है, what will be the ratio of x and y after 2 days if their half lives are 12 hours and 16 hours respectively? इसका टी हाफ क्या है? इसका है 12 आवर्स। इसका टी हाफ क्या है? इसका है 16 आवर्स। तो बात यह है कि जो टी हाफ है, आपको टाइम दिया गया 48 आवर्स का, तो 48 आवर्स में इसके कितने टी हाफ आएंगे? इसके 4 टी हाफ आएंगे। और इसके कितने टी हाफ आएंगे? इसके 3 टी हाफ आएंगे। तो हर बार कंसंट्रेशन हाफ होती गई, तो जब वो 4 टाइम्स हाफ हो जाएगी तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना बचेगी? 1/16, 1/16। और जब 3 टाइम्स हाफ हो जाएगी 1/2, 1/2, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/8। यही है ना भाई, 1 ग्राम अमाउंट दे रखा था। टी हाफ एक का 12 आवर्स है, एक का 16 आवर्स है, और 48 आवर्स का टाइम दिया गया। तो आपसे पूछा गया कितनी कंसंट्रेशन बचेगी और उनका रेशियो क्या है। तो ये तो अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 बचा, ये 1/8 बचा। दोनों को आप कंपेयर कर दो तो ये क्या हो जाएगा 1/16 और ये 1/8। 4 टर्म्स एक दूसरे के अपॉन में है, तो हो जाएगा 8/16 मीन्स 1/2 आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है द हाइपोथेटिकल रिएक्शन P प्लस क्यू गिव्स R इज हाफ ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू P। रेट आपको क्या दे रखा है? रेट इज इक्वल टू के, P के रिस्पेक्ट में क्या है? हाफ ऑर्डर है, और Q के रिस्पेक्ट में क्या है? जीरो ऑर्डर है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा यहाँ से हाफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन? आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालनी है इस रिएक्शन के लिए। अब भैया रिएक्शन तो क्या होगी? रिएक्शन का ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? हाफ हो गया। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है? यूनिट ऑफ के इज मोल पर लीटर की पावर 1 - n पर सेकेंड। मोल पर लीटर की पावर सॉरी बेटा, 1 - 1/2 पर सेकेंड। तो ये -1/2 बचेगा, मोल की पावर क्या बचेगी? -1/2। लीटर की पावर क्या बचेगी? 1/2 पर सेकेंड। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि इंडिविजुअल रिएक्टेंट के लिए बताओ भाई विद रिस्पेक्ट टू पी ऑर्डर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू क्यू ऑर्डर क्या होगा, तो यहीं पे आप पुट कर देते। क्लियर है कि नहीं? तो क्यू के लिए तो क्या आ जाता? जीरो ऑर्डर है ना, जीरो ऑर्डर के लिए होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर, भैया इस तरह के क्वेश्चन श्योरली आएंगे, बिल्कुल गारंटेड आने ही आने हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90, मतलब आपको ये दिया होगा कि इतना परसेंट कंप्लीट होने में इतना टाइम लग रहा है, तो बताओ उतना परसेंट कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले आप रेट कांस्टेंट निकालते हो, तो आपको 50% दे रखा है ना, यानी कि टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वैसे तो सबसे बढ़िया रहता है कि पहले हमेशा गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या है ना। टी हाफ उन्होंने बोला है कि 20 मिनट्स है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के, और के क्या हो जाएगा यहाँ से, के हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ कितना दे रखा है 20। जब आप इसको सारे को सिंपल आउट करोगे ना, तो ये आ जाएगा 0.035 मिनट इनवर्स। वाह सर, सुपर मैथ, मैथ सुपर नहीं है, यहाँ पे मैंने बाजू में आंसर चिपका रखा है, ये देखो ये था। ठीक है, तो ये क्यों चिपका रखा है, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और मैं चाहता हूँ वीडियो इतनी भी लेंथी ना बने कि कैलकुलेशन देख के डर जाओ तुम लोग। इसके बाद हमें क्या निकालना है, T90%। भैया फर्स्ट ऑर्डर का फाइनल फॉर्मूला तो आपको टिप्स पे होना चाहिए। क्या होता है फाइनल फॉर्मूला टी का फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2.303 बाई के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। 2.303 बाई में के कितना आया है 0.035 लोग ए यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और परसेंटेज की जब भी बात हो रही होती है तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होगी बेटा जी, वो होगी हमेशा 100 बाय में 100। एक्स का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। 90% अगर टाइम गया, इट मीन्स 90% रिएक्टेंट गया, तो आ जाएगा 100 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 10। 100/10 इज log 10, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हो जाएगा 2.303/0.035। जहाँ तक मेरा सुपर मैथ काम करता है, तो मैं पता है, एक सेकंड में आंसर बता सकता हूँ मैं, 65.8 मिनट आएगा। मैथ में 100 मार्क्स आए थे मेरे, बट उसका कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पे लिखा होगा 65.8 मिनट, तो मैंने वो आंसर बताया है। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डू एनी टू नहीं करने, हमने सारे करने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट फॉर इट्स रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट दे रखी है, के इज लीटर पर मोल पर सेकंड। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ जाए, आपने क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन कभी पेपर में आ जाए, आपने क्या करना, इसके लिए आप क्या करोगे हमेशा, आप लीटर की यूनिट देखो, उसमें +1 कर दो। लीटर जो भी दे रखा है, लीटर नहीं दे रखा तो लीटर को 0 मान के उसमें 1 ऐड कर दोगे। लीटर -1 दे रखा है, उसमें 1 ऐड कर दोगे। तो जैसे इसमें लीटर दे रखा है 1, इसमें 1 ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है भैया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। लीटर की जो भी पावर दे रखी है उसमें 1 ऐड कर देना, जो भी लीटर की पावर बन जाएगी वही ऑर्डर होगा। अगला है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x टू y फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द कंसंट्रेशन ऑफ x इंक्रीज। देखिए x टू y एक रिएक्शन है, तो जो रेट है क्या है के, सेकंड ऑर्डर का काइनेटिक्स फॉलो करती है, x की पावर हो जाएगी 2। तो आप न्यू रेट बताना है आप लोगों ने, न्यू रेट क्या हो जाएगा के, एक्स की कंसंट्रेशन आपने कितनी कर देनी है, 3 टाइम्स बोल रहा है, 3x की पावर हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा 9k x की पावर 2। अब आप इसको इससे कंपेयर करोगे, तो जो न्यू रेट है वो ओल्ड रेट का 9 टाइम्स हो चुका है। जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ाई तो 9 टाइम्स वो इंक्रीज हो गया, आर इंक्रीजेज बाय 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। अगला है राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कर दोगे ना, क्या होता है टी इज इक्वल टू R0 माइनस आर बाई के, ये है फॉर सॉरी बेटा। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता था, टी इज इक्वल टू 2.303/k log R0 बाय आर। सर आप तो a बाई ए माइनस एक्स लिखवाते हो, न्यूमेरिकल्स के लिए वो सही रहता है, वरना एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। भैया ग्राफ देख के आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। log R0 बाय आर किसी में नहीं आता, ये किस में आया है भैया, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर। क्या ये फर्स्ट ऑर्डर। व्हाट इज द स्लोप, स्लोप कैसे निकाल लोगे भाई, स्लोप फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला याद रखो ना, टी इज इक्वल टू क्या होता है 2.303/k log R0 बाय आर। एक तरफ रख लो log R0 बाय आर, एक हो जाएगा KT/2.303, इधर चला गया ना, KT 2.303 अपॉन में चला जाएगा, और इधर से क्या आ गया log R0 बाय आर एक तरफ हो जाएगा। जितने भी केमिकल काइनेटिक्स के ग्राफ हैं वो कौन सा फॉर्मूला फॉलो करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। सी होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इसमें जीरो है, तभी ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है।
और एम होता है स्लोप। स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये स्लोप रहेगा। के इज इक्वल टू, सॉरी, स्लोप क्या होगा? के बाय 2.303, ये रहेगा ना भाई स्लोप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए के एंड टी हाफ का रिलेशन बताना है आप लोगों ने। क्या होता है भाई? टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। ठीक है, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 60 सॉरी बेटा, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने में ही गलतियां कर देते हैं और फिर कहते हैं सर जी हैप्पी बर्थडे से हो गया जी, हो जाता है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लेना। व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो भैया 50% यानी कि क्या दे रखा है? टी हाफ। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? जब भी दो डाटा सोल्व करने, मतलब दो डाटा है, एक डाटा को दे रखा हो, दूसरा डाटा सोल्व करना हो, पहले डाटा से हमेशा रेट कांस्टेंट निकालते हैं। टी हाफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.693 बाय के। तो के क्या हो जाएगा? 0.693 बाय टी हाफ। और क्या है ये? 0.693 बाई टी हाफ कितना है भाई? 69.3। इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपन में 1000 आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100। 1/100 यानी कि 0.01। टाइम की यूनिट है मिनट, तो रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट होगी मिनट इनवर्स। अब आपको निकालना है 80%। टी का फॉर्मूला क्या होगा? टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। और टी कितना निकालना है हमने? 80% निकालना है ना। ये 80% इज 2.303 बाई के यानी कि रेट कांस्टेंट कितना है? 0.01 लॉग ए इनिशियल कंसंट्रेशन। परसेंटेज का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमेशा कितनी होती है? 100। 100 और एक्स कितना हो जाएगा यहाँ से? 80। तो ये 2.303 0.01 लॉग 100/20 यानी कि 100/20 यानी कि log 5, और log 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.6990। अब यहाँ से सोल्व कर देना है, टी को निकालना है ना, तो मिनट में आंसर आ जाएगा। आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ, 161 मिनट आएगा। 160.9 दे रखा ना, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना सेफ जोन के लिए मैं आपको बोलूँगा अप्रोक्सीमेट का साइन डाल देना, ज़्यादा सही रहता है अप्रोक्सीमेट का साइन डाल देना। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीटेड इन 80 मिनट्स। इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन बी 90% कंप्लीटेड। इस तरह क्वेश्चन आ गया भाई, क्या ही किया जाए? तो आपको पता है टी 40% का फॉर्मूला क्या होगा? 2.303 बाई के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। पहले डाटा से हमेशा आप लोगों ने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो के को रखोगे इधर, ये क्या हो जाएगा? 2.303 बाई टी 40 लोग ए यानी इनिशियल, इनिशियल तो 100 हो जाएगा, और ये 100 माइनस एक्स, एक्स यानी 40 है, तो कितना हो जाएगा? 2.303। टी 40 कितना है? 40% कंप्लीशन में कितना टाइम लगा है? 80 मिनट्स लगे हैं। लोग, और ये 100 यानी कि लोग 10/6 हो गया। लोग 10/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.303 बाई 80 लोग 10 माइनस लोग 6। लोग 10 की वैल्यू 1 होती है और लोग 6 की वैल्यू कितनी होती है दादा? ये रहा 0.7782। तो इसको सिंपल आउट करते हैं। 2.303 बाई 80, 1 माइनस 0.7782। और जब इसको सिंपल आउट करोगे ना बुलबुलो, तो आ जाएगा 6.386 10⁻³ मिनट इनवर्स। देख रहे हो सुपर मैथ, आपको पता है। अरे भाई बहुत ईमानदार बंदे हैं आप। ये देखो, कहीं ऐसा हो जाए नकल मार के भी गलत लिख दिया मैंने, हो जाता है, कर देता हूँ भाई मैं। चलो इधर आ जाओ। अब हमें टी 90% निकालना है। 90% का फॉर्मूला क्या होगा? 2.303 बाई के लोग ए बाय ए माइनस एक्स। 2.303 बाई के का मतलब क्या है? के का मतलब है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कितना है? 6.386 इंटू 10⁻³ लोग ए मतलब इनिशियल, इनिशियल कितना है भाई? 100, और 100 माइनस एक्स 100 माइनस 90। 100 माइनस 90 इज 10 लोग 100/10 यानी कि लोग 10 की वैल्यू 1 होती है। इसको सॉल्व कर लेना यार। 2.303 6.386 इंटू 10⁻³ बेटा यही होगा ना, ये 100 है।
100 माइनस 90 10, 100/10 log 10 की वैल्यू 1 होती है। जब आप इसको सिंपल आउट करोगे ना तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 360.63 मिनट। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। NH3 का जो डीकम्पोजिशन होता है प्लेटिनम सरफेस पे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। इफ रेट कांस्टेंट, रेट देखिए हमेशा लिखना गिवन क्या है, के गिवन के कितना है भाई 4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ठीक है, तो और आर नोट कितना है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, और आर कितना है 0.064। तो टी जीरो ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, आर नोट माइनस आर बाई के। आर नोट यानी इनिशियल, इनिशियल कितना है 0.1, ये मैं क्या कर रहा हूँ, आर नोट माइनस आर बाई के, यही होता है फॉर्मूला। तो आर नोट, हाँ फॉर्मूला तो यही होता है। और ये कितना हो गया 0.064 बाई में के कितना है 4 इंटू 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा 0.1 में से जब 0.064 माइनस होगा तो 100 में 64 गया, ये हो जाएगा 0.036 बाय 4 इंटू 10⁻³ पर चला जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा, इसको काटोगे तो हो जाएगा 4 9 जा 36। टाइम की यूनिट क्या आएगी, यहाँ पर देख लो टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ आर्हेनियस इक्वेशन वाले क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन का क्या रहता है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट 200 केल्विन एंड 500 केल्विन। तो दो दो टेम्परेचर दे रखे हैं, T1 है हमारे पास 200 केल्विन एंड T2 है हमारे पास 500 केल्विन। तो रेट कांस्टेंट है हमारे पास पहले केस में 0.02 सेकेंड इनवर्स, और दूसरे केस में है रेट कांस्टेंट हमारे पास 0.20 सेकेंड इनवर्स। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, आर्हेनियस इक्वेशन के कई सारे फॉर्मूलाज हैं, उसमें से एक फॉर्मूला क्या होता है, log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1, और इधर आ जाएगा T1 T2। log K2, K2 कितना है भाई 0.20, ये कितना है 0.02, EA 2.303 इंटू R, इसको सिंपल आउट करेंगे तो ये आएगा 19.15। T2 सेकेंड टेम्परेचर कितना है 500 माइनस T1 कितना है 200 ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 500। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 10 जा 1, log 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये EA जब मैं यहाँ से सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 19.5 नहीं 19.15 होता है ये, इंटू में 200 इंटू में 500 डिवाइडेड बाय 300। मुश्किल काम मैं कर देता हूँ, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इस सारे को सिंपल आउट करोगे ना ये आ जाएगा 6383 जूल पर मोल। जैसे कि इधर आंसर दे रखा है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, मेरे को लग भी नहीं रहा ये आएगा, बहुत कम आ रहा है यार, पता नहीं क्यों ऐसा। ठीक है चलो ये आंसर आ जाएगा 6383 जूल पर मोल। बट आंसर जो होता है जनरली आप लोगों को किलो जूल में कन्वर्ट करना होता है बेटा, वेरी गुड, किलो जूल में कन्वर्ट करना रहेगा। तो किलो जूल के लिए क्या कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 6.383 किलो जूल पर मोल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 600 नहीं है 700 केल्विन है। दो टेम्परेचर हैं, T1 कितना है हमारे पास 500, T2 कितना है हमारे पास 700 केल्विन केल्विन। रेट कांस्टेंट दे रखा है, K1 कितना दे रखा है, फर्स्ट है हमारे पास 0.02, और फिर है हमारे पास K2 कितना है 0.07 दे रखा है। तो CBSE 2015 में क्वेश्चन आया था, आज से 10 साल पहले आया था। मेरे हिसाब से 10 साल पहले लॉग टेबल गिवन होती होगी, क्योंकि विदाउट लॉग टेबल तो ये क्वेश्चन होगा नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं तो क्या रहेगा भाई, लॉग फॉर्मूला क्या है, आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलती है भाई, आर्हेनियस इक्वेशन बोलती है log K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R T2 माइनस T1, और इधर क्या आ जाएगा T1 T2 log K2 कितना है 0.07,
K1 कितना है 0.02, डेसिमल से डेसिमल कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5। सॉरी बेटा, ये क्या हो जाएगा EA बाय 19.15। सेकेंड टेम्परेचर है 700 माइनस 500 बाई 500 इंटू 700, आई थिंक ये हो जाएगा 3500। तो लोग 3.5 की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसके बाद मैथमेटिकली होगा, है ना, मैथ्स होने वाला है सारे का सारा, वो आप लोग देख लोगे क्या किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 50 मिनट्स एट 300 केल्विन। टी हाफ आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 50 मिनट्स, और टाइम टेम्परेचर कितना उस टाइम 300 केल्विन, ठीक है। और टी हाफ सेकेंड रिएक्शन का, इसको टी डैश हाफ कर लेते हैं, टी हाफ डैश कर लेते हैं। ये आपको दे रखा है 25 मिनट्स, और जबकि टेम्परेचर कितना है T2 कितना है, ये है बुलबुलो 350 केल्विन। तो रेट कांस्टेंट निकाला जा सकता है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो के का फॉर्मूला क्या होगा 0.693 बाई टी हाफ कितना है 50, और यहाँ पर के डैश निकाल लेंगे। के डैश का फॉर्मूला 0.693 बाई टी हाफ डैश ये क्या हो जाएगा 0.693 बाई 25। इधर आप सोल्व कर लो या फिर सीधा पुट कर दो, वैल्यू वैल्यू पुट करोगे क्या होएगा लोग K2 बाई K1, यहाँ पर क्या हो जाएगा EA बाई 2.303 R, 2.303 R, ये T2 माइनस T1 T1 T2, ठीक है। तो यहाँ पे लोग K2 कितना है, K2 मतलब K डैश, ये है 0.693 बाई 25, और K1 कितना है यानी कि K 0.693 बाई 50, 0.693 बाई 50। चार स्टेटमेंट एक दूसरे के अपॉन में है, ये इसे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EA बाई 19.15 T2। सेकेंड टेम्परेचर कितना है, सेकेंड टेम्परेचर है 350 माइनस 300 बाई 300 इंटू 350, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा log 2 और ये EA बाई एक तो है ना माइक भी पता नहीं यार इतनी दूर की आवाज़ क्यों खींच लेता है, और जिस टाइम जरूरत होती है ना उस टाइम नहीं खींचता है, वरना खांसते की सारी आवाज़ इतनी दूर जाके खांस रहा हूँ मैं, वो भी खींच लेता है। 19.15 ये हो जाएगा 50 बाय 105,000, ठीक है। और लो EA आ जाएगा ना अब तो, ठीक है। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, 19.15, इधर 105 बहुत सारे जीरो बाई में 50, मुश्किल काम मैं कर देता हूँ, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, बाकी और भी कट हो जाएगा। तो EA की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी आएगी वो जूल में आएगी, और जब उसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 12.1 किलो जूल पर मोल। क्लियर है, बिल्कुल उसी तरह का ये देखो 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स एट 300 केल्विन, 100 मिनट्स एट 320 केल्विन, मतलब दो अलग अलग हाफ लाइफ दे रखे हैं, तो दो अलग अलग रेट कांस्टेंट आ जाएंगे। अब रेट कांस्टेंट को कंपेयर करके आरएनएस इक्वेशन बन जाती है। 15 से 18 में आया था, है ना, देखो पहले 2015 में नहीं गया 19 में, 18 से 23 में आ गया, कोई लॉजिक नहीं बनेगा, फिर हम तुक्का मारते ना, 15 से 18 में आया था, 18 से फिर 19 में आया था, 19 से 23 में आ गया, नहीं 23 में आ गया, 23 से 26 में। चलो चांसेस हैं इस तरह का क्वेश्चन हाफ लाइफ वाला, ये देख लेना, हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट आ जाएंगे ना। पहले वाले का हाफ लाइफ कितना है बुलबुलो, ये T50 लग 80 लग रहा होगा तुम्हें, बट ये टी हाफ है 40 मिनट्स है, और अगले का टी हाफ कितना है 20 मिनट्स है, तो के क्या आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, K1 मान लेते हैं, और K2 क्या आ जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, इसको सिंपल आउट कर लेना जो भी आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब वैसे तो आर्यनियस इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत इजी से रहते हैं, डायरेक्ट से रहते हैं, इजी नहीं है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय दिस, कैलकुलेट EA एंड रेट कांस्टेंट के इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 200 मिनट। चलो वो देख लेते हैं। आर्यनियस इक्वेशन के कई सारे फॉर्मूला है, पहला तो फॉर्मूला ये होता है के इज इक्वल टू ए की पावर माइनस EA
बाई आर टी। एक फॉर्मूला ये है, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 19.15 T2 माइनस T1 T1 T2। और एक फॉर्मूला ये है, log K इज इक्वल टू log A माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये है ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला को पुट करेंगे, है ना। तो लोग क्या दे रखा है, लोग, वेरी बैड, लोग के कितना दे रखा है, ये देखो ना, 14.2 माइनस 1.0 इंटू 10⁴, तो 10⁴ ही कर दो ना, बाई में टी। तो ये लोग के की वैल्यू दे रखी है, लोग के की वैल्यू पुट कर दो, कितनी दे रखी है, 14.2 माइनस 10⁴ बाई में टी। और ये कितना हो जाएगा, log ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ 19.15 टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, है ना, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। कंपेयर करोगे तो ये log ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14.2 माइनस ई ए कितना दे रखा है, माइनस ई ए बाई 19.15 ये दे रखा है -10⁴। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ई ए कितना हो जाएगा, 19.15 इंटू 10⁴ ये आएगा जूल पर मोल। और जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 1000 से, तो आ जाएगा 191.5 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास क्या आ गया है, ई ए बोले तो एक्टिवेशन एनर्जी। गेटिंग माई पॉइंट और नोट बेटा। आर्हेनियस इक्वेशन के कई सारे फॉर्मूला थे, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, log के इज इक्वल टू log ए माइनस ई ए 2.303 आर टी। log के की वैल्यू दे रखी है, log के की वैल्यू हमने ये पुट कर दी 14.2 माइनस 10⁴ बाई टी। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, log ए की वैल्यू कितनी आ गई, 14.2 आ गई, है ना। ये तो यहाँ से कंपेयर कर सकते हो ई ए को ई ए से, ई ए को जब ई ए से कंपेयर करेंगे तो इसके बाद आंसर आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट। The rate constant for the first order decomposition of N2O3 is given by the following reaction। तो K कितनी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10⁴ 2020 में आया था क्वेश्चन। तो आर्हेनियस इक्वेशन का एक फॉर्मूला भी तो होता है, K ए की पावर ए ई की पावर माइनस ई ए आर टी। तो K की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2.5 इंटू 10⁴ 10⁴ 14 और यहाँ पर ई की पावर -25,000 बाय टी। तो कंपेयर कर दो ना, तो ये हो गया के, हो गया ये, हो गया ए, ये हो गया ई। तो माइनस ई ए बाई आर टी इज इक्वल टू कितना हो गया, -25,000 बाय टी। टी से टी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ई ए कितना हो जाएगा, ई ए हमारे पास हो जाएगा 25,000। और आर, आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314। जो भी आएगा यहाँ से जूल में आंसर आएगा 207850 जूल पर मोल। जल्दी करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा 207.850 किलो जूल पर मोल। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने क्या निकालने को बोला इन्होंने, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालना है हमने। और जब आपको टाइम कितना दे रखा है, 300 मिनट्स दे रखा है। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय के। रेट कॉन्स्टेंट निकालना है, के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.693 बाय टी हाफ। टी हाफ कितना दे रखा है, 300। इसका डेसिमल हटाओगे, पर में कितना चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। ये हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 3 3 9, 231। तो हो जाएगा 231 इंटू 10⁻⁻5, या फिर 2.31 इंटू 10⁻⁻3। टाइम की यूनिट इधर क्या है, मिनट है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी,
मिनट इनवर्स। ये पता है ना, -3 कैसे हो गया, डेसिमल को आगे लेके जाते हैं तो पावर में प्लस ऐड हो जाएगा। -5 में जब +2 ऐड होगा तो -3 वैल्यू बचेगी। अच्छा, इसमें भी हमें एक शायद मिस रह गया था पोर्शन, हाफ लाइफ निकालना था। टाइम हमें 200 मिनट दे रखा है। टी हाफ का फॉर्मूला क्या होगा, 0.693 बाई के। तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.693 बाई टी हाफ। टी हाफ हाफ लाइफ कितना दे रखा है, 200 मिनट्स। डेसिमल से ये 1000 हो जाएगा, ये 100, ये 2 3 × 6, 2 4 × 8, 2 6 × 12, 346.5 आएगा, या फिर 3.46 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगी, मिनट इनवर्स। तो बेटा इस तरह से इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स इजीली कवर किए जा सकते हैं, और हमने हर एक न्यूमेरिकल कवर किया है भाई, हर एक न्यूमेरिकल को कवर किया है। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स रह जाते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।